जय जिनेंद्र सभी को। मैं ऑडिबल नहीं थी क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए मैं ऑडिबल नहीं थी। ओके। ये इस बार हम क्लास का थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट ट्राई कर रहे हैं। जूम पे कोई नहीं है, आप लोग सब कोई फेसबुक पर ही हो। वीडियो के नीचे आपको कमेंट बॉक्स दिख रहा होगा, तो कमेंट के माध्यम से हम जो बीच बीच में थोड़ा सा इंटरेक्शन करेंगे वो कमेंट के माध्यम से करेंगे। अगर आप वीडियो ज्वाइन कर चुके हो तो कमेंट पे मुझे जय जिनेंद्र लिख सकते हो, तो कमेंट के माध्यम से करेंगे। अगर आप वीडियो ज्वाइन कर चुके हो तो कमेंट पे मुझे जय जिनेंद्र लिख सकते हो, तो कमेंट। अगर आप वीडियो ज्वाइन कर चुके हो। आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल नाउ? जय जिनेंद्र गर्मा। उस टाइम मैं वेट कर रही थी टाइम होने का, उस टाइम मैं कुछ बोल ही नहीं रही थी, इसलिए आपको ऑडिबल नहीं लग रहा था। जो भी हमारे साथ आज ज्वाइन हुए हैं फेसबुक पे, वी जस्ट टाइप जय जिनेंद्र सो दैट आई नो आप सबको यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करें। एज यूजुअल मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। रामेशाचार तपोनिधि श्रुत चारित्र महान शिशु वंदन करूं नाना गुण तीखा। जय जिनेंद्र सभी को। नीमच डायरीज, बहुत दिन से आप सब इसको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक मिनट, और डबल वॉइस आ रही है क्या? बिकॉज आई जस्ट गॉट अ मैसेज सेइंग कि डबल वॉइस
Is the voice clear now? Okay, voice is not clear. ओके, कुछ लोग यस बोल रहे हैं और कुछ लोग नो बोल रहे हैं। तो कुछ लोग जो यस बोल रहे हैं तो मैं मान रही हूँ कि शायद अब वॉइस एकदम क्लियर होगी और बेटर आ रही है। इट्स क्लियर, कोई बात नहीं, पहला दिन है, पहली बार हम जूम के बाहर सिर्फ फेसबुक लाइव पे कर रहे हैं। इवन आई एम ट्राइंग टू गेट यूज्ड टू इट। ओके, नाउ आई हैव अ लॉट ऑफ मैसेजेस सेइंग क्लियर क्लियर क्लियर, तो अब मैं मान के चलती हूँ वॉइस क्लियर है। Cool. ये फॉर्मेट हम इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि जो मैं कहना चाहती हूँ वो इंटरप्शन के बिना पूरी बात कह के फिर हम बीच बीच में इसको इंटरैक्टिव रखेंगे कमेंट्स के थ्रू। तो आप कमेंट कर सकते हो, आई आस्क यू कि अब आप कमेंट कर सकते हो एक सेक्शन कंप्लीट होने पे, एंड देन व्हेन यू कमेंट आई कैन रिस्पॉन्ड टू इट। कूल। इसमें आपको टाइप करना है बीच बीच में, मैंने आस्क यू क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, आप में से कितने लोग नीमच चमासे में गए थे गुरुदेव के दर्शन करने? हाउ मेनी ऑफ यू हैड गॉन? जस्ट टाइप ऑफ वाई। जितने भी लोग नीमच चमासे में दर्शन करने गए थे, जस्ट टाइप ऑफ वाई, सो आई नो कि हम में से कितने लोग हैं। क्योंकि जो जो नीमच चमासे में दर्शन करने गए थे वो ये जो पीछे मेरा जूम का बैकग्राउंड है इससे फेमिलियर हो सकेंगे। They will know what this background is all about. I have taken the liberty to use the background for nostalgia purpose कि नीमच डायरीज है और नीमच में रह के जो सीखा है मैंने वो मैं आप सबसे शेयर करूं। इस पूरे पूरे प्रोग्राम का फंडा यही था। इनफैक्ट किसी ने मुझे पूछा था कि दी आप वहां रहते हो 2-2.5 महीने, पहला आपका मन लग जाता है क्या घर से दूर 2.5 महीने? प्लस आप करते क्या हो दिन भर वहां पे? प्लस somebody really wanted to learn कि जो मैं वहां सीखती हूँ वो मैं शेयर करूँ। तो इन सबका मिक्सचर बना नीमच डायरीज का स्टार्ट होने का निमित्त। तब आइडिया आया कि ठीक है, अगर मुझे ये सौभाग्य मिला है कि मैं 2 महीने चौके में रुक के वहां पे ज्ञान ध्यान सीखूं, आचार्य भगवान उपाध्याय प्रवर सबसे ज्ञान ध्यान सीखूं, तो वो क्यों ना मैं आप सबके साथ भी शेयर करूं। दैट इज राइट दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ नीमच डायरीज। इसको मैंने ऐसे प्लान किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो नो एग्जाम नो होमवर्क, तो आप लोग आराम से क्लास मस्ती से सुन सकते हो, क्योंकि नाना गुरु फरमा के गए कि जीवन की साधना मस्ती में है। तो कोई क्लास नहीं है, कोई होमवर्क नहीं है, कोई एग्जाम नहीं है, वीडियो ऑन करने की चिकचिक नहीं। तो आप परेशान होते हो कि मैं वीडियो ऑन करवाती हूँ, मैं परेशान होती हूँ कि आप वीडियो ऑन नहीं करते हो। इसलिए फेसबुक हैज कम एज अ सोल्यूशन जहां आप आराम से फैमिली के साथ बैठ के सुन सको जो मैंने नीमच में सीखा। इसकी खाली एक ही रिक्वेस्ट है मेरी कि हम ये वीकली क्लास रहेगी, हर मंडे 8:30 बजे हम ये सेशन रखेंगे। जो भी हम सेशन में चर्चा करें, अगर उससे कोई भी 1 या 2 या 3 बात आप पूरे हफ्ते में किसी को भी आगे पहुंचा सको, इसका हम खाली लक्ष्य रखेंगे। सेकेंडली, मैंने जो फॉर्मेट रखा है सेशन का, 3-4 सेक्शंस बनाए हैं। पहला सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे प्रवचन, भगवान के प्रवचन का कोई ना कोई अंश। उसके बाद हमारे वहां पे ना उपाध्याय प्रवर के योग संग्रह की शिक्षा की क्लास चली थी। तो योग संग्रह जैसे जब हम स्टार्ट करेंगे मैं उसके बारे में बताऊंगी, उसके बाद वो करेंगे। उसके बाद थोड़ा बहुत या तत्व ज्ञान या वहां पे आप लोग जो भी गए आपको पता है वहां वांचनी के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन चलता है, जहां बहुत लोग जनरल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं जो हम सबके लाइफ में काम आते हैं, यूज टू होते हैं। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स चलेंगे और उसके बाद लास्ट में बहुत सारे प्रकल्पों के
और आयामों के या बहुत सारे फोरम्स जब उनके शिविर लगते हैं वहां पे, तो शिविर के नॉर्मली एंड में ना भगवन या उपाध्याय प्रवर दोनों में से किसी का भी उद्बोधन का एक सत्र होता है, एकदम छोटा सा 10 मिनट का। तो कुछ कुछ जो उद्बोधन मैं नोट कर पाई अलग अलग फोरम्स के लिए, वो भी सब मैं आपसे शेयर करने का भाग रखती हूँ। फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ कि अपनी अपनी एक्चुअल में अपनी डायरी, इसीलिए आप बहुत बार देखोगे कि मैं नीचे देख रही हूँ, क्योंकि इस बार मैं लिटरली डायरी यूज करने वाली हूँ कि जो लिख के लाई हूँ वो आपसे शेयर करूँ। So this is my diary which I'm going to open and start reading. आपको कुछ भी शेयर करना हो, कुछ भी कमेंट करना हो, आपका कमेंट बॉक्स ऑन है, आप प्लीज उसमें कमेंट कर सकते हैं। आपने बहुत सारे वीडियो कोटेशंस अभी देखे होंगे जो कुछ दिन से चल रहे थे नीमच डायरीज के। ये कोटेशंस मेरे नहीं है, नीमच डायरीज में मेरा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ एक कुरियर माध्यम हूँ, जो लिया वो आपको दे रही हूँ। तो वो सारे कोटेशंस इस डायरी से ही हैं। जहां जहां ये कोटेशन आए थे उसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा, कब कहा गया, क्यों कहा गया और कैसे जुड़ा, वो मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ। तो हमारा पहला सेक्शन, पहला कोटेशन जो अभी इनफैक्ट आज सुबह जो शायद आपने देखा होगा, जो हमारा सम बढ़ाए वो संपत्ति। हम संपत्ति किसको मानते हैं? 15 जुलाई 15, ऑब्वियसली मैंने डेट्स से पूरा नोट डाउन किया तो मेरे पास डेट्स भी है। 15 जुलाई को प्रवचन में भगवान ने फरमाया था। ओके, आई विल रिपीट द कोट ट्वाइस। अगर कोई कोट टाइप कर देना कमेंट बॉक्स में तो सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा, अगर कोई कोट टाइप भी कर दे तो। और मैं शुरू में बोलना भूल गई, इन केस आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है, पूरा नहीं पर बीच बीच के कुछ कुछ लाइन और कुछ कुछ कोटेशंस जरूर आपके काम आ सकते हैं, तो वो आप कोट कर सकते हैं। अगर कॉपी पेन लेके नहीं आए हैं तो जल्दी से ले आइए, तब तक मैं कोटेशन बता रही हूँ। जो हमारा सम बढ़ाए वो संपत्ति, ये वीडियो कोट में भी घूम रहा है, तब वीडियो में भी देखे होंगे। ये कैसे चला था ना, इसका इसका कॉन्टेक्स्ट ये था ना कि धर्म में हम ट्रेन हो जाए। हम बहुत सारे चीजों की ट्रेनिंग लेते हैं, हम क्लासेस करते हैं, अटेंड करते हैं, स्किल्स सीखते हैं। तो भगवान ने फरमाया कि हम क्यों ना हम धर्म में ट्रेन हो जाए। जब हम धर्म में ट्रेन हो तो हमारी सारी क्रियाओं का लक्ष्य राग द्वेष को पतला करना होना चाहिए। तो हमारा फोकस धार्मिक क्रियाएं बिना भाव के, या अगर उसका एंड रिजल्ट आपका कषाय कम नहीं कर रहा है तो वो आपकी संपत्ति नहीं है, तो वो आपके जीवन में कुछ एड ऑन नहीं कर रही है। तो हम जो भी धार्मिक क्रिया करें, भले छोटी सी छोटी क्रिया करें, बट वो क्रिया करते समय क्या हम संपत्ति बढ़ा रहे हैं यानी कषाय कम कर रहे हैं, या हम संपत्ति घटा रहे हैं यानी कषाय ज्यादा कर रहे हैं। तो जो हमारा सम बढ़ाए वो संपत्ति, धार्मिक क्रियाओं का लक्ष्य राग द्वेष पतला करना होना चाहिए, वो फॉलो हो रहा है कि नहीं। धर्म श्रद्धा दृढ़ हो तो वो दुर्गति में नहीं जाने देता। तो यहाँ धर्म पे जो श्रद्धा है उसको भगवान ने संपत्ति के रूप में फरमाया कि अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे ना तो नो डाउट धर्म हमारी रक्षा करेगा, नो डाउट एट ऑल। धर्म डेफिनेटली हमारी रक्षा करेगा ही करेगा। तो धर्म श्रद्धा दृढ़ हो तो वो दुर्गति में नहीं जाने देगा, इसलिए अपनी संपत्ति हमको बढ़ाना है। ये था प्रवचन का क्वेश्चन। नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन के बाद हम भले 5 मिनट का एक इंटरेक्शन कर लेंगे कमेंट के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शन जो हमारा है वो है योग संग्रह। ये कंटिन्यूअस चलेगा क्योंकि 32 योग संग्रह है। मुझे नहीं पता मैं कितना कंप्लीट कर पाऊंगी, बट जितना भी करेंगे स्टार्ट करते हैं। 32 प्रकार के योग संग्रह
इसका वर्णन चलता है श्री समवायांग सूत्र में, चैप्टर नंबर 32। समवायांग सूत्र के, जो कि 32 आगमों से एक आगम है, उसके चैप्टर्स को समवाय कहते हैं। तो समवाय 32 में 32 प्रकार के योग संग्रह बताए गए हैं। 32 प्रकार के योग संग्रह। योग क्या होता है? योग आप सब जानते हो, योग क्या होता है? मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? तो मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है उसको योग कहते हैं, और वो प्रवृत्ति कैसी होनी चाहिए उस पे ये पूरा वर्णन चलता है कि वो प्रवृत्ति आखिर हमारी कैसी होनी चाहिए। संग्रह, संग्रह यानी ये जो 32 गुण हैं इनको हमें जीवन में बटोर के रखना है, संचय करके रखना है, ताकि हम अपने जीवन में उतार सकें इसको। तो संग्रह यानी ऐसे गुण जिसका साधक को संग्रह करना चाहिए, यानी अपने जीवन में उतारना चाहिए। ये इसकी भूमिका चल रही थी। तो उपाध्याय प्रवर ने भूमिका में ये फरमाया था कि अब तक हमारा जीवन जैसा भी रहा हो, अब हम जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। क्या था, क्या रहा, सब ठीक है, बट अब सोचना ये है कि हम जीवन में क्या बदलाव चाहते हैं। जो महान लोग होते हैं वो इस बात के प्रति जागरूक रहते हैं कि मैं कहाँ कमजोर हूं, और उसका सपोर्टिंग ढूंढ लेते हैं। यानी हम अपना वीक पॉइंट ढूंढें और उस वीकनेस को कैसे हम सपोर्ट करके उस कमी को भर सके। स्वॉट एनालिसिस आप लोगों ने, बहुत लोगों ने सुना होगा, किया भी किया होगा। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस। और ये जितने भी मैनेजमेंट के फंडा है ना, ये एक्चुअली आते सब हमारे आगम से ही है। कहीं ना कहीं हर मैनेजमेंट का फंडा आपके आगम से जुड़ा हुआ ही है। तो स्वॉट एनालिसिस करते हैं। अब ये जो योग संग्रह है, ये क्या एक दिन में चेंज आएगा? नो, नॉट पॉसिबल। एक दिन में बदलाव नहीं आएगा। एक दिन में आप कभी भी बदलाव नहीं ला सकते हो। पर आप एक दिन में क्या कर सकते हो? एक दिन में सशक्त प्रारंभ कर सकते हो। एक दिन में बदलाव भले ही नहीं आए, पर आप एक दिन में सशक्त प्रारंभ कर सकते हो। इसलिए निरंतर का लक्ष्यबद्ध पुरुषार्थ करने पर ही ये योग हमारे जीवन में संग्रह हो पाएंगे। एक स्टेटिस्टिक्स था कहीं का, जो बदर ने फरमाया था, उनको शायद किसी ने बताया होगा कि अगर रोज 1% अच्छा ऐड करते जाते हैं ना, तो अल्टीमेटली 37% हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। रोज अगर सिर्फ 1%, मतलब कल अगर आप 10 मिनट तक गुस्सा कंट्रोल कर पाए थे, तो आज आपको सिर्फ 11 मिनट तक ही करना। 1% खाली आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट लाएंगे तो 37% आपकी लाइफ इंप्रूव हो सकती है। कूल। तो अब हम योग संग्रह स्टार्ट करेंगे। आज पहला योग संग्रह लेंगे। इन योग संग्रह का लक्ष्य फिर से बता दूं, जो लोग रिसेंटली जुड़े हैं, इस योग संग्रह का लक्ष्य क्या है? निरंतर आत्मचिंतन पूर्वक इन योगों का संग्रह करना। इफ somebody could type on the chat please। इस योग संग्रह पढ़ने का, इस अध्ययन का लक्ष्य ये है, निरंतर आत्मचिंतन पूर्वक इन योगों का संग्रह करना। आचार्य भगवान फरमाते हैं कि जिस अध्ययन से जीवन में परिवर्तन नहीं आए वो अध्ययन बेकार है। तो इन योग संग्रह से हम हमारे जीवन में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे। पहला योग संग्रह, आलोचना।
पहला योग संग्रह आलोचना। मोस्टली हम सब जानते हैं आलोचना क्या होती है। आलोचना का व्युत्पत्ति परक अर्थ यानी उस शब्द का जो अर्थ निकलता है वो पहले बताते हैं। लोचन, आलोचना में जो लोचन है ना, उस लोचन का अर्थ होता है देखना। किसको देखना? अपने आप को देखना। क्यों देखना? अपने आप को बेटर करने के लिए, अपने आप को बेटर करने के लिए देखना। ग्रुप में किसने लिंक मांगा था? जो जिस लिंक फॉरवर्ड कर थी। फर्स्ट डे है इसलिए पीपल आर स्टिल गेटिंग यूज्ड टू इट, सो नो वरीज। आलोचना का सेकंड अर्थ, ये तो शब्द का अर्थ हुआ, बट आलोचना यहाँ हम कैसे समझेंगे कि अपने दोषों को गुरु चरणों में प्रकट करना, यानी अपने दोष जो हम देख रहे हैं वो गुरु को भी दिखाना, यानी गुरु के सामने प्रकट करना। कौन सा व्यक्ति है जो अपने दोषों को देख सकता? वो व्यक्ति जिसमें अपने सुधार की इच्छा हो, वही व्यक्ति अपने दोषों को देख सकता है। हमारे विकास में बहुत बड़ा बाधक क्या है पता? अच्छा समझे जाने की तमन्ना। लोग हमें अच्छा समझें, गुरु हमें अच्छा समझे, ये हमारे दिल में बहुत बहुत गहरी बैठी हुई है कि हमारा इमेज क्या है, हमारी इमेज क्या है लोगों के सामने। और ये हमारे विकास में बहुत बड़ा अवरोध है। गुरु के समक्ष आलोचना करने से हम क्यों हिचकिचाते हैं? क्योंकि हमें लगता है गुरु क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि हमारी सोच इतनी छोटी कैसे हो गई, हम इतना सुनते हैं, इतना ज्ञान ध्यान करते हैं, तो भी हमसे ऐसे कैसी गलती हुई। सो मोर देन एनीथिंग एल्स, गुरु के सामने हमें इस बात का संकोच जरूर आता है कि गुरु क्या सोचेंगे हमारे, लेकिन जैसे वैद्य के सामने बीमारी का खुलासा नहीं किए जाने पे आप मरने के चांसेस रखते हो, वैसे ही अगर गुरु के सामने आलोचना नहीं की तो हमारा भाव सुधरेगा कैसे? इसीलिए गुरु के सामने आलोचना मस्ट है। गुरु के समक्ष हमारा हृदय पूर्णतया खुला रहे, ऐसी चित्त वृत्ति हो। आलोचना किसके सामने करना? गुरु कोई जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही आचार्य भगवान के दर्शन करने जा सको और आपको वो समय मिल सके। तो आप, आपके अगर लोकल में कोई बड़े महाशय है, कोई स्थविर है, लेकिन गंभीर भी है, क्योंकि आलोचना हर किसी के सामने नहीं कर सकते। आलोचना गंभीर के सामने ही, समक्ष ही करनी चाहिए। तो बहुत अच्छा होता है अगर आप एटलीस्ट साल में एक बार गुरु के दर्शन करो और उनसे आलोचना करो। अगर वो भी मुश्किल होता है तो आप जिन भी साधु साध्वी के जो कि वरिष्ठ हैं, जो कि गंभीर है, उनके सामने भी आप आलोचना कर सकते हैं। आलोचना करने का, जैसे भी बात चल रही थी, आलोचना करने में सबसे बड़ा बाधक हमारा भय होता है। पूरी साधना का महाबाधक तत्व भय है। बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं और जो हमें कैपेसिटी भी है, पर हमारा भय हमें हमारी एक्चुअल एबिलिटी, रियल पोटेंशियल को सामने नहीं आने देता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत लोगों ने जब मास्क किया होगा तब शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मास्क कर सकते हैं। जब भी उन्होंने स्टार्ट किया होगा, किसी ने कह दिया होगा अरे रहने दो, बहुत वीक हो गए हो, तबीयत खराब हो जाएगी, काम कैसे करोगे, छोड़ दो, या उनका खुद का मन भी कच्चा पड़ गया होगा।
बट जब वो अपने भय को जीत सके और उस इनहिबिशन को ओवरकम कर सके कि नहीं मैं कर सकता हूं, तो फाइनली दे डिड इट। आखिर उन्होंने मास्टरमाइंड कर ही लिया। जैसे बहुत सारे धार्मिक क्षेत्र में, प्लस हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, आप लोगों को कितनों को लगता है कि आप एक्चुअली अपना 100% पोटेंशियल दे पा रहे हो अपनी लाइफ में? जस्ट राइट अ परसेंटेज, कौन कितने परसेंटेज पे एक्चुअली जी रहा है। और ये आत्मसाक्षी से करना है। हम सबको पता है कि मेरी कैपेसिटी 100 करने की है, बट मैं लाइफ शायद 60 या 70 या 75 पे ही जी रही हूँ, फॉर नो रीजन, फॉर नो रीजन एट ऑल। इफ यू कैन जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स कि आप अपने खुद के पोटेंशियल के कितने परसेंटेज पे जी रहे हो। 70-80 इज गुड। शशि जी, अगर आप 70-80% पे भी जी रहे हो ना, इट इज सुपर कमेंडेबल, सुपर कमेंडेबल। व्हाट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम दैट लास्ट 20? दैट इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ। आज आप अपने आप से सोने जाने से पहले सिर्फ ये पूछिएगा, अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने दीजिए। अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालिए कि 100% करने से आपको कौन रोक रहा है, और अब नहीं तो कब। कोरोना हैज एक्चुअली मेड अस रियलाइज दिस वन थिंग, अब नहीं तो कब। व्हाई नॉट? अभी हमारी पांचों इंद्रियां हमारे साथ है, अभी हमारी कोई इंद्रिय बल अभी तक क्षीण नहीं हुआ है। उत्तराध्ययन 10वां अध्ययन, जब तक ये क्षीण नहीं होता है तब तक हम क्यों नहीं पूरा जी लेते हैं? ठीक है, तो प्लीज आस्क योरसेल्फ कि बाकी का परसेंटेज जो आप नहीं जी पा रहे हो अपने पोटेंशियल पे, क्यों, व्हाई? जस्ट ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन, स्लीप विद दैट क्वेश्चन। कल जब आप सुबह उठो तो आई एम श्योर आपका अवचेतन मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वो आंसर जरूर देगा। दिस वीक लेट्स ट्राई एंड लिव 100%, एटलीस्ट one day, if not the entire week. ओके, तो आलोचना पूरी साधना का महाबाधक तत्व भय है। सब कर्मों का राजा कौन? ये सबको पता है, ये पूछूंगी नहीं, एवरीबडी नोज दिस। कर्मों का राजा मोहनीय कर्म, और मोहनीय कर्म के भी जो 28 प्रकृतियां हैं, उन सबको कौन लीड करता है? भय मोहनीय। भय मोहनीय कर्म इतना घातक है, इतना घातक है कि वो हमारी सारी कोशिशों पे पानी फेरने की ताकत रखता है, पर वो भूल जाता है कि हमारी आत्मा में उससे भी ज्यादा बल है। तो आलोचना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि आलोचना करने से हम भय मुक्त बनते हैं, और जब हम खोल के, मन खोल के गुरु के समक्ष प्रकट कर देते हैं ना, तब एक अलग सा पावर आता है हमारे भीतर, कि तब हमको हिचक नहीं रहती है। और एक शेर भी सुना होगा आप लोगों ने, बहुतों ने सुना होगा, कि जब हम कुछ छुपाना चाहते हैं ना, तो लोग ज्यादा जानना चाहते हैं, पर हम जब सब कुछ खोल के सामने रखते हैं ना, तो लोगों का उसमें से इंटरेस्ट उतना रहता नहीं है। एक शेर है, दुनिया को दरारों से झांकने की आदत है, दुनिया को दरारों से झांकने की आदत है, दरवाजा खोल दो कोई पूछने नहीं आए। दुनिया को दरारों से झांकने की आदत है, दरवाजा खोल दो कोई पूछने नहीं आए। सो वास्तविक शक्तियों को प्रकट करने का सबसे बड़ा अवरोध भय है। आलोचना हमको वो पावर देता है कि हम भयमुक्त बन सके। एक और पॉइंट इसमें चला था कि अगर हमको लगे कि इतनी छोटी सी बात है, उसको अब मैं क्या भगवान का टाइम लूं उसके लिए, इतनी छोटी सी तो बात है, मैं खुद ही मैनेज कर लूं। तो फादर, ये बेसिकली हमारे क्लास के बाद क्वेश्चन आंसर का हमको टाइम मिलता है, उसमें ये क्वेश्चन किया गया था। तो फादर प्रवर ने फरमाया था कि
मन से गलत समाधान निकाल के हम जो आगे बढ़ जाते हैं ना, वो कभी कभी घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आपकी गलती बहुत छोटी सी हो सकती है, पर उस गलती का दुष्परिणाम हमेशा ही छोटा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। एंड हमसे बेटर गुरु जज करे कि हमारी गलती का दुष्परिणाम कैसे हैंडल करना चाहिए, वो हमेशा बेटर है। तो गलती भले ही बहुत छोटी हो, परिणाम बहुत बड़ा हो सकता है। तो मन से गलत समाधान निकाल के आगे नहीं बढ़ना है, गुरु के समक्ष आलोचना करनी है। आलोचना करने से एक और फायदा ये होता है कि जब हम उस समय हमें समाधान मिले या नहीं मिले, पर गुरु के समक्ष जब हम बात प्रकट कर देते हैं तो हमारा मन एकदम हल्का हो जाता है और समाधान अपने आप कहीं ना कहीं हमारे जीवन में आ जाता है गुरु कृपा से। लास्ट में आलोचना की विधि की आलोचना करनी कैसी चाहिए। सबसे फर्स्ट, जो बात जैसी हो वैसी ही कह देनी चाहिए। उसको शुगर कोटिंग कर देना, मधुर लिप्स तलवार जैसे होते हैं, शुगर कोट करके वैसे नहीं बताना। सेकंड, सफाई देने की वृत्ति नहीं होनी चाहिए। यानी मुझसे पानी का ग्लास टूट गया, मैं तोड़ना चाहती नहीं थी, पर किसी ने मुझे धक्का दिया और मुझसे पानी का ग्लास टूट गया। ये होती है सफाई परक आलोचना, कि मैं सफाई देने की वृत्ति से आलोचना कर दी। ऐसा नहीं, मैंने पानी का ग्लास तोड़ा। थर्ड, हृदय को पूर्णतया खुला रखना चाहिए, कि आपने आधी डिटेल्स तो बताई पर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स छोड़ दी, वो नहीं करना। पूरी की पूरी बात बताना छोटी से छोटी डिटेल्स के साथ। और इस डर से कभी आलोचना नहीं करना कि मैंने नहीं बताया और भगवान को पता चल गया तो ऐसे भी मेरी क्लास लगेगी, इससे अच्छा तो मैं ही जाके बता देती। नो, हम इसलिए बताएंगे क्योंकि हम अपने दोषों को समझते हैं, देखते हैं और गुरु के समक्ष प्रकट करना चाहते हैं ताकि हम हल्के हो जाए। इस आलोचना टॉपिक का लास्ट लाइन ये था कि अगर बर्तन गंदा है पहले से तो नया कुछ भी डालो वो फ्रेश कैसे होगा। इसीलिए धर्म श्रद्धा में, धर्म साधना में, जीवन में आगे बढ़ने के साथ साथ पिछला जो भी है उसको एक बार साफ करके फ्रेश जीना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गुरु के सामने याद नहीं आए तो आप अभी लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। जब जब कुछ आलोचना करने जैसा आपको लगे कि आपसे गलती हुई है, नोट कीजिए और जब गुरु के समक्ष जाए तो वो उनको पकड़ा सकते हैं। दैट्स अबाउट इट फॉर आलोचना। नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करने से पहले अभी तक जो हमने किया, जो प्रवचन वाला जो बाइट चला था कि संपत्ति क्या है हमारी, उस पे और आलोचना पे, इन दोनों सेक्शंस पे अगर किसी को कुछ पूछना है, डिस्कस करना है, बताना है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चंस? आई can read Lakshman book for understanding significance of आलोचना in Jainism. Very true. लक्ष्मणा एक बुक है, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो डेफिनेटली पढ़िए, इट्स वर्थ अ रीड। दीपचंद जी सा पूछ रहे हैं, कभी धार्मिक क्रिया करते हुए भी राग द्वेष हो तो? अगर आपने वो समझ आ गए कि आपने पहचान लिया, आपने देख लिया, आपने लोचन, जो आलोचना का लोचन है वो उपयोग लगा लिया, उसी से बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। ज्ञाता दृष्टा भाव होता है ना दीपचंद जी सा, ये वो है कि हमको आज दिख गया ना कि हमने क्रिया की
पर हमारा राग द्वेष आया, कल हम एफर्ट डालेंगे कि वो और कम हो जाए। ऑब्वियसली हम वन डे में वितराग नहीं बन सकते, जैसे कि हमने योग संग्रह में शुरू में पढ़ा था कि एक दिन में चेंज कभी भी नहीं आएगा, लेकिन एक दिन में क्या आएगा? सशक्त प्रारंभ, स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको राग द्वेष होता भी है, हो भी रहा है, दिख भी रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। यू जस्ट गो ऑन इम्प्रूविंग। रीना जी, बहुत बार ये हो जाता है तो 1% इम्प्रूव करेंगे। जैसे इस हफ्ते अगर आपको समाइक करते हुए 4 बार आपको इरिटेशन हुई या गुस्सा आया या ध्यान कहीं और गया, तो एटलीस्ट हम इतना टारगेट रखेंगे कि नेक्स्ट वीक समाइक करते हुए 3 बार ही आए, चौथे बार को टच नहीं करे। ये अगर अपना खुद आप ग्राफ बना के, चार्ट बना के करो ना, तो आप ये अचीव कर पाओगे। रोजी जी, लक्ष्मणा इज अ बुक, ये बुक का नाम है लक्ष्मणा। उस बुक में आलोचना के ऊपर चला है। विजय जी, एफबी के अलावा कोई ऑप्शन सेशन के लिए? एफबी में जैसे आपको लॉगिन ही करना है। इनफैक्ट अगर आप लिंक यूज करो ना, तो आप क्रोम से भी डायरेक्ट आ सकते हो, आपको ऐप की भी जरूरत नहीं है। इसीलिए लाइव का लिंक जब मैं सेशन स्टार्ट करती हूँ ना, उसका लाइव का लिंक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। तो अगर आप वो ग्रुप का लिंक, ग्रुप में जो मैंने लिंक डाला ना अभी सेशन का, उसको भी क्लिक करोगे ना, क्रोम के थ्रू आप इस सेशन को एक्सेस कर पाओगे। फिलहाल तो एफबी और इंस्टा पे ही काफी समय जा रहा है, यूट्यूब अभी तक ऐड किया नहीं है, देखते हैं। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो हम नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, this session is not recorded, Pooja ji, but it is there on FB live, so it will be there on Facebook, you can watch it later also. हेम जी पूछ रहे हैं कि हमारा रेगुलर चलता रहता है, 1-2 दिन ब्रेक हो गया तो फिर से उस रूटीन में लाना इतना मुश्किल क्यों है? बिकॉज आप हैबिट ब्रेक कर रहे हो। हैबिट क्या कहती है आपको कि आप कोई भी काम, सपोज आप 1 घंटा योगा करते हो, ठीक है, आज आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि कोई वजह है, आप 1 घंटा मत करो, 1 मिनट ही करो, बट उस हैबिट को ब्रेक मत करो। इवन इफ इट इज फॉर अ मिनट, अगर आप भले खाली 1 मिनट के लिए, भले 1 बार आप अनुलोम विलोम कर लो, ताकि आपका योगा का क्रम ब्रेक नहीं हो। टाइम कम ज्यादा होने में दिक्कत नहीं है, बट जब हम 1-2 दिन कंप्लीट ब्रेक लेते हैं ना, तो प्रॉब्लम होती है। ये आप ट्राई करके देखो, ये मैंने भी ट्राई किया है कि जिस दिन मन नहीं होता कुछ करने का, जो रूटीन में चलता है, उस दिन मैं शायद 1 ही मिनट उस काम को करूं, पर करूंगी जरूर, ताकि मैं वो टिक लगा सकूं कि हाँ आज मैंने किया। ट्राई दैट प्रोबेबली वर्क्स वेल। चलो अब नेक्स्ट मैंने लिया है एक Q&A। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ना हम पूछ नहीं पाते हैं, हमारे माइंड में उतना अकर भी नहीं होता है, पर जब दूसरे कोई पूछते हैं ना, ये वांचनी के बाद जो 15 मिनट क्वेश्चन आंसर का टाइम होता है ना, ये वो खजाना है। जनरल नॉलेज, प्रैक्टिकल, अलग अलग जगह से आए हुए अलग अलग फील्ड के लोगों के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं और ये हमारे भी क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन, ये तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा, बहुत लोगों को आंसर भी पता होगा, बट फिर भी भगवान ने जिस क्लैरिटी के साथ उस दिन आंसर दिया था ना, डू आई हैव अ डेट, इट्स 20th जुलाई। 20th जुलाई को ये प्रश्न किया गया था वाशनी में सभा में कि अस्वाध्याय क्यों, मतलब भगवान की वाणी है, उसके लिए मुझे एनवायरनमेंट क्यों देखना, उसके लिए मुझे टाइम क्यों देखना, उसके लिए मुझे वातावरण क्यों देखना? भगवान की वाणी तो हर टाइम अच्छी होनी चाहिए, शुभकारी होनी चाहिए, लाभदायक होनी चाहिए। तो भगवान ने उसका आंसर फरमाया था। आपको बहुतों को आंसर पता भी होगा, बट भगवान ने जो आंसर फरमाया वो शेयर कर रही हूँ। आगम एक आदरणीय वस्तु है। आगम के सम्यक प्रकार का ज्ञान उस प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में ही सही होता है, इसलिए सही वातावरण बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वाध्याय के सम्यक अर्थ भाव को देने वाला जब तक वातावरण नहीं होगा ना,
इसमें भगवान ने एग्जाम्पल क्या दिया था, जैसे बहुत सारी चीजें ना हमको दिखती नहीं है पर होती है। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल टावर की जो रेज होती है वो बहुत हार्मफुल होती है, वो हमारे चारों ओर है, वो हमको दिखाई नहीं देती है लेकिन वो हमें हार्म करती है। एक्सरे, जब हम एक्सरे कराने जाते हैं ना, एक्सरे के रेडिएशन बहुत हार्मफुल होते हैं। इसलिए जो लोग जो पर्सनल्स एक्सरे लेते हैं ना, उनके पास नॉर्मल में चिप होता है जो कि रिकॉर्ड करता रहता है उनको कितना एक्सपोजर मिला है रेडिएशन से। सो एक्सरे के रेडिएशन का हार्म, नुकसान हमको नहीं दिखता है बट वो बहुत ज्यादा होता है। जो डे इन डे आउट एक्सरे कराने वाले जो लोग हैं, जो करने वाले लोग हैं बेसिकली, वैसे ये सब चीजें हमको बहुत हार्म करती हैं और ये एग्जिस्ट करती है पर हमको दिखती नहीं है। बहुत लोग अभी भी मोबाइल ऐसे तकिए के बाजू में लेके सोते हैं। यू स्पीक टू एनी ऑफ द डॉक्टर्स, एनी ऑफ द हेल्थ स्पेशलिस्ट, सब आपको यही बोलेंगे कि मोबाइल बेड पे एटलीस्ट मत रखो या फिर रात को मोबाइल फ्लाइट मोड पे रखो ताकि वो रेडिएशंस हमें हार्म नहीं करे। तो वातावरण में एक विशेष प्रकार की अवस्था होती है जो चाहिए स्वाध्याय के साथ, जो कि अस्वाध्याय के टाइम पे आपको नहीं मिलती है। सिद्धार्थ, you want me to repeat? Yeah, his exact words were, आगम एक आदरणीय वस्तु है, आगम के सम्यक प्रकार का ज्ञान उसी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव में सही होता है, इसीलिए सही वातावरण इम्पोर्टेंट है। तो ये एक आंसर था कि आगम का स्वाध्याय अस्वाध्याय को क्यों हमको मानना चाहिए। भले स्वाध्याय छूट जाए लेकिन अस्वाध्याय में कभी भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिए। इट इज वेरी वेरी सीरियस। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन वाज, ये चला था 7 जुलाई को कि हम प्रतिक्रमण करते हैं। प्रतिक्रमण में हम लोगस से चार नॉर्मल डेली के प्रतिक्रमण में हम लोगस से प्रायश्चित उतारते हैं। तो वाई लोगस, मतलब लोगस में ऐसा स्पेशल क्या है कि उससे हमारा प्रायश्चित उतरता है? तो इसका आंसर ये था कि प्रायश्चित एक्चुअली ना एकाग्रता से उतरता है। जब हम ध्यान करते हैं, ध्यान इज व्हाट, ध्यान इज नथिंग बट चित्त की एकाग्रता। तो जब हम चित्त को एकाग्र करते हैं ना, तो भले हम लोगों की जगह दूसरा कोई भी पाठ बोले, भले पाठ बोले नहीं, सिर्फ श्वास को देखें, कुछ भी करें, बस कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। उस कंसंट्रेशन से, उस तल्लीनता से, उस भावों की एकाग्रता से फटाफट कर्म झड़ते। लोगस परंपरा के हिसाब से हमने रख लिया, एक रूपता के हिसाब से हमने रख लिया ताकि सब कोई एक ही चीज फॉलो करे, इसलिए लोगस का ध्यान करते। ये थे हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स। नाउ लेट्स कम टू द लास्ट सेक्शन ऑफ टुडे। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हम उद्बोधन, चौमासे में रहने का सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा सौभाग्य होता है ना, सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है जो भगवान और उपाध्याय प्रवर के उद्बोधन मिलते हैं ना बाकी सब फोरम्स को, बहुत डिफरेंट होता है। मतलब वो धार्मिक तो होते ही है पर धार्मिकता के साथ साथ उसमें उस फोरम के लोगों के लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी बहुत सारी होते हैं। तो ये उस उद्बोधन में से एक है। ये उद्बोधन था, मैं बता रही हूँ, हमारा एक कैंप लगा था, मतलब नीमच में कैंप लगा था, सर्वर द डिजर्वर। हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग आए भी होंगे उस कैंप में। श्री हर्षित मंजी मासा के निश्राय में लगा था सर्वर द डिजर्वर। 30 जुलाई को एक कैंप, 2 दिन का कैंप था। ये 30 जुलाई को भगवान का उद्बोधन लिया था। तो बात ऐसी चली थी कि डिजर्व वही करता है जो सर्व करता है। यानी लीडरशिप की बात चल रही थी कि अपने संघ में जब हम नेतृत्व पद पे आते हैं तो पहला कौन सा गुण है? तो पहला गुण ये कि हमें सर्व करने की इच्छा, यानी सेवा भावना बहुत प्रबल होनी चाहिए। जिसमें सेवा भावना प्रबल नहीं है
वो कभी भी सही मायनों में नेतृत्व नहीं कर पाएगा। इसलिए इस पूरे शिविर का नाम था सर्वर द डिजर्वर। तो आपने संघ का बहुत बड़ा काम किया, आप ही वो काम उतार सकते थे, आपने उतार दिया, पर आपने वो काम झगड़ा मुक्त किया या झगड़ा युक्त किया, यानी सबको साथ में लेके वो काम पूरा हुआ या सबकी सहकारी नहीं थी उस काम। उस पे जब इस उद्बोधन पे किसी ने प्रश्न किया था कि अगर कोई गलती करे, क्योंकि जो कोई भी जब हम उठते हैं कोई काम हाथ में लेते हैं तो गलती होती है, तो अगर कोई गलती करे तो उसे सुधारे कैसे। तब आंसर था कि कोई आदमी काम करेगा तभी तो गलतियां होगी। अगर आप चाहते हो गलती हो ही ना तो फिर काम सारा बंद हो जाएगा, काम नहीं हो पाएगा। गलती होगी ही वहीं जहां काम होता है। तो अगर कोई गलती करे तो पहले तो आपको ये एक्सेप्ट करना है कि टीम में से किसी की गलती हुई है, मतलब वो काम कर रहा है, वो कुछ तो काम कर रहा है इसीलिए गलती भी कर पाया। सेकंड, उसे आप ऑल्टरनेट उपाय सजेस्ट करो ताकि आप बेटर रिजल्ट्स पा सको। आप गलती दिखाने की जगह आपका लहजा उसको बेहतर तरीका सुझाव देने का होना चाहिए। वो सुझाव जब आप उसको देते हो, जब आप उसके साथ खड़े हो, तब वो गलती देखना बताना नहीं होगा, वो उसे बेटर करने का सजेशन होगा। अभी कुछ दिन पहले ही शायद ये कोटेशन पढ़ा था कहीं पे कि सुझाव नहीं, साथ चाहिए। साथ आप कितने खड़े हो, साथ खड़े होके सुझाव दे रहे हो तो बात अलग है, पर आप काम करने में साथ नहीं हो और आप बाहर से खाली सुझाव दे रहे हो तो थोड़ा सा वियर्ड है। इसके बाद फिर से भगवान ने छोटा से ये बताया था, फरमाया था कि आपका उद्देश्य सामने वाले की गलती बताना है या उसमें सुधार लाना है। ये उद्देश्य आपका क्लियर होना चाहिए। ये तो गलती बताने वाले का एंगल रहा। अब जिसको गलती बताई जा रही है उसका क्या पर्सपेक्टिव होना चाहिए, यानी उसे कैसे सोचना चाहिए, उसे बातें कैसे लेनी चाहिए, उस पे भगवान फरमाते हैं कि हमारी कोई गलती बताए और हमसे पैसे ले तो हम आभार मानते हैं। जैसे कि कोई डॉक्टर हमें बताता है कि हमारा खान पान सही नहीं है, हमें डायबिटीज की प्रॉब्लम है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, हमारा बीपी हाई है, प्लस वो हमसे पैसे लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम क्या उसको गालियां देते हैं कि नहीं तुम्हें कुछ आता नहीं, तुम खाली फोकट मेरी गलतियां बताते हो, मेरी कमियां बताते हो, या फिर उसके बताए गए, उसके सुझाए गए दवाई लेने की और वो लाइफस्टाइल अडेप्ट करने की कोशिश करते हैं। जब हमको सीए हमारी टैक्स रिटर्न्स में कोई गलती पकड़कर बताता है और हमारा टैक्स बचाता है और ऊपर से हमसे फीस भी लेता है, तो हम क्या करते हैं, हम खुशी होते हैं ना। तो जब संघ में बिना फीस लिए, कोई सामाजिक कार्य में बिना पैसे लिए कोई हमें हमारी सुधार के लिए गलती बता रहा है तो हमें तो थैंक यू बोलना चाहिए। हम चिढ़ क्यों जाते हैं, हम ईगो को बीच में क्यों ले आते हैं। यहाँ आपको फ्री में रोग बता रहा है कोई तो आप भड़कते क्यों हो, ये भगवान की लाइन थी। यहाँ आपको कोई फ्री में रोग बता रहा है तो आप भड़कते क्यों हो। और फिर उसके बाद भगवान ने हमको ये भी फरमाया था कि बिना फीस लिए किसी को गलती मत बताना। यानी अगर आपको किसी को गलती बतानी है तो उससे कुछ ना कुछ फीस लेना, नहीं तो उसे गलती मत बताना। फीस उसका अहोभाव हो सकता है आपके प्रति, उसका विनय हो सकता है आपके प्रति। तो जो सुनने को तैयार हो उसे भले ही गलती बताओ, या आप जिसके मेंटोर हो, जिसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, उसको गलती बताओ। नहीं तो जहां सुझाव मांगा जाए
वहां सुझाव दीजिए, और जहां आपको कमी दिखे वहां खुद खड़े होके उस कमी को पूरा कीजिए, क्योंकि संघ अपना है। तो जहां कम वहां हम, ये अध्यक्ष जी की लाइन है, गांधी साहब जो हमारे संघ के अध्यक्ष हैं, ये उनकी लाइन है कि जहां कम वहां हम। तो जहां कमी दिखे वहां हमें खुद को खड़ा होना है। तो ये था नीमच डायरीज का फर्स्ट सेशन, जहां मैंने कोशिश की कि जो आपके भी काम आ सके, यूज में आ सके, और आपके लिए प्रेरणा स्रोत बन सके, तो वो कुछ शेयर किया है। नेक्स्ट मंडे आई ट्राई टू कंटिन्यू इन द सेम सेक्शन, कुछ प्रवचन की लाइंस, सेकंड योग संग्रह करेंगे। तब तक एटलीस्ट हम ये ट्राई करेंगे कि हम जस्ट देखें कि हमसे गलती हो कहाँ रही, खुद ही देखें और खुद ही नोट करें, और फिर कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स और कुछ उद्बोधन चलेगा। If anybody wants to ask something, comment something, share something, please feel free to chat. कुछ भी सुझाव है, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। कुछ भी सुझाव है, कुछ भी आप अगर इस सेशन में ऐड करवाना चाहते हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि मैं उसको सेशन में ऐड करके आपके लिए और बेटर सेशन प्रेजेंट कर सकूं। फील फ्री टू कमेंट लेटर और व्हाटएवर। ओके, जय जिनेंद्र। See you next Monday, 8:30. Bye bye.